हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 मई की क्लास। टाइटल है जजिंग जल्लीकट्टू। जजिंग जजमेंट देना, रूलिंग देना, और जो जल्लीकट्टू है ये एक स्पोर्ट का नेम है। तो देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इसको। इसका पीडीएफ अलॉन्ग विद वोकैबुलरी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जो भी वोकैब हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। इसका जैसे हूबहू ये पीडीएफ आप देख रहे हो, ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ऐसी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो क्या बोलना चाह रहे हैं? अ रूरल स्पोर्ट सीन बाय कोर्ट्स फॉर ईयर्स। एक ग्रामीण खेल जो कि देखा गया न्यायालयों के द्वारा बहुत सालों तक एज इस रूप में। किस रूप में? वन, एक ऐसे खेल के रूप में भी स्पोर्ट के लिए ही बनाया है। इन्फ्लिक्टिंग क्रूएलिटी। इन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है इम्पोज, थोपना, ठीक है, या किसी को फोर्स करना कि वो अनप्लीजेंट चीज़ों को क्या करें, एक्सपीरियंस करें, उसे बोलते हैं इन्फ्लिक्ट। तो एक ऐसे खेल के रूप में जो कि इम्पोज करता हो क्रूएलिटी, निर्दयता ऑन एनिमल्स। और किस पर निर्दयता? एनिमल्स की निर्दयता या जानवरों पर, ये जो मतलब कहें कि एक प्रकार से क्रूएलिटी थोपता है। हैज़ नाउ रिसीव्ड, अब इस रूरल स्पोर्ट ने क्या किया है, प्राप्त कर लिया है जुडिशियल इम्प्रिमेटर। इम्प्रिमेटर जो है वो नाउन है और इसका मतलब होता है अप्रूवल या ग्रांट, स्वीकृति। अप्रूवल कह सकते हो, ग्रांट कह सकते हो, स्वीकृति। रूरल स्पोर्ट की वर्ब है वो हैज रिसीव्ड है। नाउ है वो एडवर्ब है, टाइम बताता है नाउ, अब मतलब होता है इसका, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। इन्फ्लिक्ट है वो क्या है, इम्पोज करना, थोपना। तो एक प्रकार से इन्फ्लिक्ट पेन होता है, इन्फ्लिक्ट क्रूएलिटी होता है, ये कुछ विशेष शब्दों के साथ ही लगता है। तो एक ग्रामीण खेल जिसे बहुत सालों तक कोर्ट्स ने ये मान के चले थे कि ये एनिमल्स पर क्या है, क्रूएलिटी है। अब इस स्पोर्ट को न्यायिक रूप से क्या मिल चुकी है, ग्रांट मिल चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। एन अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। अपसर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ोतरी। तो एक बढ़ोतरी किस में, पॉपुलर स्पोर्ट, एक प्रसिद्ध खेल में, फॉर जल्लीकट्टू। और ये सपोर्ट है, ये एक पॉपुलर सपोर्ट जो था, एक लोगों का जो सपोर्ट था किसके लिए, जल्लीकट्टू के लिए, उसमें बढ़ोतरी जो है, उस सपोर्ट में बढ़ोतरी ने क्या किया, लेड टू। ये लीड टू की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसका परिणाम निकला। कैसे परिणाम निकला? लेजिस्लेटिव चेंजेस, कुछ वैधानिक यहाँ बदलाव किए गए। इन अर्ली 2017 के शुरुआत में एग्जेम्प्टिंग इट, इसे छूट दी गई फ्रॉम, एग्जेम्प्ट में फ्रॉम लगता है, छूट देना। द रिगर्स ऑफ द लॉ, रिगर्स का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, कठोरता। तो इसे छूट दी गई जो कठोरता है कानून में, किसके खिलाफ कानून, एनिमल क्रूएलिटी के खिलाफ, उससे इसको छूट दे दी गई, ठीक है। फिर समझिए, एन डिटर्मिनर है, अपसर्ज नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में क्या आता है, नाउन ही आता है। तो एक बढ़ोतरी किस में, पॉपुलर सपोर्ट में, लोगों के सपोर्ट में, किसके लिए, जल्लीकट्टू के लिए। उस बढ़ोतरी ने, मतलब कहें कि जल्लीकट्टू के लिए लोगों का सपोर्ट बढ़ता गया, और वो जो सपोर्ट बढ़ा उसका परिणाम ये निकला कि कुछ कानूनी बदलाव करने पड़े। लेजिस्लेटिव होता है वैधानिक, ठीक है। तो यहाँ विधानमंडल में कुछ कानून में बदलाव किए गए 2017 के शुरुआत में। और कैसे बदलाव किए गए, इसमें छूट दी गई, जो भी कानून है एनिमल क्रूएलिटी के खिलाफ, उस कानून की जो स्ट्रिक्टनेस है उससे इसको छूट दी गई, ये कहा गया है, ठीक है। इसके बाद है 6 years आफ्टर द अमेंडमेंट्स एंडेड ए कोर्ट ऑर्डर्ड बैन। तो ये कोर्ट ऑर्डर्ड बैन का मतलब हो गया एक ऐसा प्रतिबंध जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। ऐसा प्रतिबंध जिसका ऑर्डर किसने दिया था, कोर्ट ने। तो कह रहा है क्या, 6 years, 6 साल, आफ्टर द अमेंडमेंट्स एंडेड अ कोर्ट ऑर्डर्ड बैन। किसके बाद? अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन। एंडेड का मतलब अंत किया, अ कोर्ट ऑर्डर्ड बैन। तो 6 सालों के बाद, 6 साल कौन से हैं कि जब संशोधन जो हुए थे, यहाँ जो बदलाव किए गए थे, उन बदलावों ने क्या किया था, कोर्ट ऑर्डर्ड बैन को खत्म कर दिया था। कोर्ट के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था इस खेल पर, उसको खत्म कर दिया। 17 से लेकर 23 आ चुका है, तो 6 साल हो चुके हैं। उसके 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड। अपहेल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। ये सपोर्ट, अपहोल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अपहोल्ड, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, समर्थन करना, सहारा देना, बैक करना, ये सब मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समर्थन किया है किसका, बदलावों का। और बदलाव किसने किए थे, तमिलनाडु असेंबली ने, तमिलनाडु विधानसभा ने।
एज वेल एज द कल्चरल सेंटिमेंट, साथ साथ में यहाँ सपोर्ट किया गया है जो सांस्कृतिक भावना है, सेंटिमेंट का मतलब इमोशन होता है, कल्चरल सांस्कृतिक, बिहाइंड जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के पीछे। अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट, ये एक पारंपरिक खेल है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, मेन ट्राई टू कंट्रोल रेजिंग बुल, जिसमें पुरुष जो हैं वो प्रयास करते हैं नियंत्रित करने का रेजिंग बुल्स को। रेजिंग क्या होता है, वायलेंट, बहुत ही गुस्से से भरा हुआ, है ना, एंग्री एंड वायलेंट, बहुत ही गुस्से से भरा हुआ एंड वायलेंट। तो इस प्रकार के बुल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप समझें कि ये जो अमेंडमेंट्स है इसकी वर्ब तो है एंडेड, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है वो है एज, हैज, अपहेल्ड, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। यहाँ मेन है इसकी वर्ब है ट्राई, इसके बाद में अपहेल्ड है वो अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज के साथ दे रखा है तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। इसका मतलब है सपोर्ट करना, सहारा देना, एंडोर्स करना, बैक करना। रेजिंग है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और याद रखिए कि जब भी एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में आता है उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताया हुआ है पहले वाले सेशंस में भी कि जब भी कोई एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में आता है उसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है तो ये दे का प्रयोग कर रखा है इससे पहले, ठीक। तो ये सब बात समझते हुए चलेंगे। तो अमेंडमेंट्स जो थे, संशोधन जो हुए 2017 में, उसने उन संशोधनों ने कोर्ट के द्वारा जो एक निर्देशित या फिर कहें कि आदेशित एक जो प्रतिबंध था उसको खत्म कर दिया था। उसके 6 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया है इन बदलावों का, जो बदलाव किए गए हैं तमिलनाडु असेंबली के द्वारा। साथ साथ में जो कल्चरल सेंटिमेंट है, याद रखिए कि जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कल्चरल है वो एडजेक्टिव है, कम्युनल है वो एडजेक्टिव है, प्रोपोर्शनल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, ट्रांजिशनल है वो एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार के एल एंडिंग वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। सेंटिमेंट है वो यहाँ पे नाउन है। तो जो सांस्कृतिक एक भावना है जल्लीकट्टू के पीछे, उसका भी समर्थन किया है तमिलनाडु के असेंबली के द्वारा। जो चेंजेस किए गए हैं उसका भी समर्थन किया है। अब जल्लीकट्टू के बारे में कोमा लगा के बताया कि एक पारंपरिक खेल है जिसके अंदर पुरुष हैं वो कोशिश करते हैं रेजिंग बुल्स को कंट्रोल करने का, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देयर हैज बीन एन एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट, एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट रहा। देयर हैज बीन रहा, एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट एक अंतहीन, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, एक संघर्ष, एक स्ट्रगल। तो बहुत एक अंतहीन संघर्ष रहा बिटवीन एक्टिविस्ट एंड प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट का मतलब होता है एडवोकेट, या फिर कह सकते हो एक्सपोनेंट, या फिर कह सकते हो सपोर्टर, समर्थक। तो संघर्ष किस किस के बीच में है? एक तरफ तो एक्टिविस्ट थे जो कहते हैं कि भी एनिमल्स पे क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। एक्टिविस्ट कौन होते हैं? जो किसी विशेष मांग को उठाने के लिए कार्यरत रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिविस्ट। तो ये एनिमल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी होते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये वाले वो एक्टिविस्ट जो कि विरोध कर रहे थे, वो दूसरी तरफ थे समर्थक के स्केल के। इन दोनों के बीच में रहा एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट विच कल्मिनेटेड। कल्मिनेट का मतलब होता है टू रिजल्ट फाइनली, अंततः परिणाम निकलना। और अंततः इस कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम क्या निकला? इन अ 2014 कोर्ट जजमेंट बैनिंग द स्पोर्ट। उसमें 2014 के अंदर एक कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके अंदर इस खेल को बैन कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है वो हैज़ बीन है। देयर से स्टार्ट जब जब होता है तब तब आपको वर्ब ऐसे ही मिलेगी, सब्जेक्ट के पहले मिलेगी। एन है डिटर्मिनर है, एंडलेस है एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट है वो नाउन है। तो अंतहीन संघर्ष रहा किस किस के बीच में? एक्टिविस्ट प्रोपोनेंट्स के बीच में। और ये किसके प्रोपोनेंट्स थे? खेल के। और खेल कौन? जल्लीकट्टू। चूंकि हमें पता है कि खेल कौन सा है तो इसीलिए दे का प्रयोग है। तो कई बार जब नाउन के पहले दे लगता है तो अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए कि ये दे क्यों लगा है, तो आपको कोई ना कोई कारण नजर आएगा कि वो निश्चितता की ओर लेके जाएगा, वो बताएगा कि हाँ ये चीज़ डेफिनेट है, इसलिए आपको प्रयोग करना पड़ता है दे का। विच कल्मिनेटेड, अब ये जो गेम है, इस गेम ने ये मतलब सॉरी गेम नहीं, ये जो एक संघर्ष रहा, इस संघर्ष का परिणाम ही निकला कि 2014 के अंदर कोर्ट जजमेंट आया और उसमें इस खेल को बैन कर दिया गया। द एक्टिविस्ट आर्ग्यू, ये जो एक्टिविस्ट हैं उनका तर्क है, क्या तर्क है? दैट की एनी स्पोर्ट इन्वॉल्विंग ए फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन मैन एंड बुल, कि कोई भी खेल जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, शारीरिक रूप से संपर्क होता है इंसान और बुल का, वायलेट्स, तो वो खेल प्रतिबंधित करता है या फिर कहें उल्लंघन करता है। वायलेट का मतलब होता है कॉन्ट्रावीन करना, वो उल्लंघन करता है एनिमल राइट्स का, ठीक है। वाइल द अदर कैंप, जबकि जो दूसरा धड़ा है, मतलब जो कहें कौन सा धड़ा, ये वाला प्रोपोनेंट वाला, इनका तर्क है, कंटेंट का मतलब है आर्ग्यू करना, क्लेम करना।
इनका तर्क ये है कि दैट नन शुड स्टॉप समथिंग, कि किसी को भी ऐसी चीज को नहीं रोकना चाहिए दैट इज पार्ट ऑफ द स्टेट ट्रेडिशन कल्चर, जो कि राज्य के परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, दैट यहाँ समथिंग के लिए आ रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट है एक्टिविस्ट, इसकी वर्ब आर्ग्यू। एनी स्पोर्ट की वर्ब है वो क्या है, एनी स्पोर्ट की वर्ब है वायलेट्स। यहाँ अनदर, ये जो अदर कैंप है इसकी वर्ब है कंटेंट्स। नन है इसकी वर्ब है शुड स्टॉप, और दैट है वो समथिंग के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है इज। ठीक है, वायलेट का मतलब कॉन्ट्रावीन करना होता है, इन्फ्रिंज करना होता है, ब्रेक रूल्स होता है, उल्लंघन करना, कानून तोड़ना, ये सब। और कंटेंट है वो वही काम करेगा जो आर्ग्यू कर रहा है, तो आर्ग्यू का सिनोनिम है कंटेंट्स। यहाँ आर्ग्यू कर दिया, वहाँ कंटेंट्स कर दिया, इतना सही फर्क है। एक काम की बात ये है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द अदर आ रहा है। द अदर इसलिए आ रहा है क्योंकि दो हैं, और दो में से एक तो हमने बात कर ली एक्टिविस्ट, दूसरा कौन सा बचा, प्रोपोनेंट ही बचा। तो प्रोपोनेंट जब दूसरा बचा है, पता लग गया कि कौन से की बात कर रहे हो, तो इसलिए निश्चित हो गया, तो द अदर का प्रयोग है। समझ में आ रही है बात। फिर पहले हमने बात कर ली किसकी, इसकी एक्टिविस्ट की, तो दूसरा बच गया क्या, प्रोपोनेंट। तो प्रोपोनेंट के लिए आ गया द अदर, क्योंकि डेफिनेट बचा हुआ है, और जब कोई सिंगुलर नाउन डेफिनेट होती है उसके लिए अनदर नहीं लगाते हैं, द अदर लगाते हैं। अगर वो इनडेफिनेट होती, अगर वो जेनरिक होती, स्पेसिफिक नहीं होती, तो हम किसका प्रयोग करते, अनदर का प्रयोग कर देते। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट रेस्पोंडेड, ये कौन सी सरकार है साहब, ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट, इसीलिए द का प्रयोग है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता लग गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है। तो तमिलनाडु सरकार ने रेस्पोंड किया, प्रत्युत्तर दिया टू द बैन, इस प्रतिबंध का, बाय अमेंडिंग, संशोधन करके, द सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एक अधिनियम था, इस अधिनियम का ये नाम है। और याद रखिएगा जब भी किसी एक्ट की आप बात करते हो वहाँ पे द लगता है। तो ये जो 1960 वाला एक्ट है उसमें कुछ संशोधन कर दिया, इन इट्स एप्लीकेशन टू द स्टेट। ठीक है, क्या किया, इसने सरकार को एक एप्लीकेशन दी, एंड ऑब्टेन द प्रेसिडेंट्स असेंट, और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे मिल गई। असेंट का मतलब अप्रूवल है, जो एक वर्ड हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, इम्प्रिमेटर, इम्प्रिमेटर जो था अप्रूवल था, ग्रांट था, है ना, वही इसका मतलब है असेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड किसको किया है उसके लिए टू ही लगेगा, किस चीज़ का उत्तर है तो टू लगेगा, और एक्ट के पहले हमेशा द लगता है। असेंट है वो नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद में है, अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद में जो दोनों शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं। तो अपोस्ट्रोफे के पहले प्रेसिडेंट है, अपोस्ट्रोफे के बाद असेंट है, दोनों ही क्या होंगे, नाउन। तो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस प्रतिबंध को कैसे रेस्पॉन्ड किया, अमेंड करके, संशोधन करके, किसका, सेंट्रल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में संशोधन करके। और इसमें क्या किया इसने इन इट्स एप्लीकेशन टू द स्टेट, ठीक है, एंड ऑब्टेन द प्रेसिडेंट्स असेंट, मतलब इसने राज्य को, मतलब इस प्रकार से इसको, इसकी एप्लीकेशन जो है, मतलब जिस प्रकार से लागू होता है इस स्टेट में, ये कह रहा है इसके अंदर कि इसने अमेंड कर दिया इस एक्ट को। ठीक है, ये जो बैन है, इस बैन की क्या एप्लीकेशन थी, कैसे ये लागू होता है इस राज्य के अंदर, उसके बारे में, और इसने प्रेसिडेंट की स्वीकृति को प्राप्त कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देखिए बेंच होती है पीठ, मतलब जजेस का समूह जो कि किसी हियरिंग की बात करता है, कोई भी केस को हियर कर रही है, वो बेंच होती है। लेकिन जब बेंच में कम से कम 5 मेंबर्स हों, 5 जजेस हों, तो उसको नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कम से कम 5, अधिक भी हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ही ये व्यवस्था है, हाई कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं होती, ध्यान रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने हैज़ नाउ सेटल्ड इन द इशू, अब इसने, इस बेंच ने इस इश्यू को क्या कर दिया है, सेटल कर दिया है, निपटा दिया है, निस्तारण कर दिया है, रूलिंग इन फेवर। और कैसे किया है, जजमेंट देते हुए, रूल देते हुए, किसके पक्ष में, जल्लीकट्टू के पक्ष में। एज ए कल्चरल इवेंट ये कहा है कि ये जो इवेंट है ये कल्चरल है, सांस्कृतिक एक इवेंट है। इस प्रकार से इसने इस इश्यू को सॉर्ट आउट कर दिया है। और देखिए सीधा सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट ये था, इसकी वर्ब ये थी। अब ये जो रूलिंग बीच में आया है, तो 2 काम हो गए, एक तो हुआ काम सेटल करने का, दूसरा हुआ एक निर्णय भी दिया है। तो ऐसे कोई 2 एक्शन साथ साथ में होते हैं, और एक एक्शन को आप कोई भी काम करते हुए का सेंस देते हो, कंटिन्यूअस एक्शन में दर्शाते हो, तो उसे आईएनजी रूप में लेना चाहिए। और इस घटना को ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे इसको। फिर कह रहा है द वर्डिक्ट ऑफ द 5 जज बेंच इज एंकर्ड टू। देखिए अगर कोई चीज एंकर्ड है, एंकर्ड टू समथिंग, अगर ये बी का रूप दे रखा है पहले, और फिर एंकर्ड टू दे रखा है, फिर समथिंग ये दे ही रखा है, तो इसका मतलब उस पर आधारित है, बेस्ड ऑन।
एंकर्ड टू का मतलब है बेस्ड ऑन, यहां पे इसका मतलब ये है, बी एंकर्ड टू इसका मतलब है बेस्ड ऑन। द वर्डिक्ट निर्णय किसका, 5 जज बेंच, वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसका निर्णय वो आधारित है 2 की फाइंडिंग्स, 2 महत्वपूर्ण चीजें इनको मिली इस केस की सुनवाई के दौरान। की का मतलब इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग्स का मतलब जो भी इनको प्राप्त हुआ, तो 2 महत्वपूर्ण चीजें इनको मिली और उसी पर आधारित था इस 5 जज बेंच का निर्णय। वो निर्णय क्या था, दैट द फ्रेश रेगुलेशंस मिनिमाइज, कि जो नए रेगुलेशंस हैं, नए नियम हैं, फ्रेश मतलब नए, रेगुलेशंस मतलब नियम, जो नए नियम हैं वो मिनिमाइज करते हैं द गेम्स पोटेंशियल, इस खेल के पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब संभावना, फॉर क्रुएलिटी मतलब निर्दयता, एंड पेन मतलब दर्द, फॉर्म द बेसिस फॉर द 2014 जजमेंट। देखिए फ्रेश रेगुलेशंस की वर्ब है वो है मिनिमाइज, दैट जो आ रहा है ये इस दै से लेके यहां से स्टार्ट करके और यहां तक आ रहा है पेन तक, और फिर इस पूरे कहानी की वर्ब है वो फॉर्म्ड है, कि जो नए रेगुलेशंस हैं, जो नए नियम यहां पे लगाए गए हैं, वो इस खेल का जो संभावना थी क्रुएलिटी और पेन की, उसको बहुत कम कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। इस चीज ने 2014 के बेसिस का मतलब जो जजमेंट का जो आधार था उसको फॉर्म किया था। समझ में आ रही है बात। Those conditions were no more prevalent, अब वो कंडीशंस जो थी वो प्रेवलेंट नहीं थी, ठीक है, प्रेवलेंट का मतलब एग्जिस्ट करना, एग्जिस्ट नहीं थी अब वो कंडीशंस, वो अब लागू नहीं हो रही थी, कि जो नए रेगुलेशंस हैं, नए नियम हैं, वो यहाँ मिनिमाइज करती है गेम का पोटेंशियल क्रुएलिटी और पेन के लिए। इस चीज़ ने ही आधार रखा था, क्रुएलिटी और पेन भी 2014 के जजमेंट में कोर्ट ने जो बैन किया था वो इसी आधार पे तो किया था कि ये खेल जो है वो इन्फ्लिक्ट करता है पेन, क्रुएलिटी एनिमल्स पर, इसी आधार पर इसको बैन किया गया था। और अब इस चीज़ की आधार अब रहा नहीं है, ये कंडीशंस अब प्रेवलेंट नहीं है। एक तो ये बात, दूसरी बात, द कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड द लेजिस्लेचर्स व्यू, इस कोर्ट ने लेजिस्लेचर का जो व्यू है उसको एक्सेप्ट किया है, विधानमंडल का जो एक दृष्टिकोण है कि जल्लीकट्टू एज अ स्पोर्ट, कि जल्लीकट्टू एक खेल है, ये इसकी वर्ब हो गई, कंडक्टेड एवरी ईयर, जो हर साल कंडक्ट किया जाता है, टू फॉलो ट्रेडिशन, परंपरा और कल्चर जो है उसको फॉलो करने के लिए। दूसरी ये भी है, तो एक तो ये कि उस समय के जो कंडीशंस तुम मान रहे थे क्रुएलिटी और पेन, वो अब उपलब्ध मतलब प्रेवलेंट नहीं है। दूसरा ये कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि ठीक है तमिलनाडु की कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसलिए अनुमति मिल रही है। तो कोर्ट की वर्ब है हैज एक्सेप्टेड, जल्लीकट्टू की वर्ब है इज, बाकी इसमें कुछ काम की बात नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है इट हैज़ एक्सेप्टेड द लेजिस्लेचर विजडम, अब इसने जो विधानमंडल है उसका जो विवेक है, विजडम है, उसको एक्सेप्ट किया है। किस चीज़ को लेकर, क्या विवेक, यहाँ विधानमंडल या राज्य विधानसभा जो है उसने क्या कहा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कल्चरल हेरिटेज, उसमें बताया गया था कि वो क्या चीज़ है जो कल्चरल हेरिटेज बनाती है, मतलब सांस्कृतिक विरासत का निर्माण कौन करता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना है, कल्चरल है सांस्कृतिक, हेरिटेज होता है विरासत। होल्डिंग दैट, ये निर्णय करते हुए या पाते हुए कि कोर्ट कैन नॉट एम्बार्क ऑन सच एन इंक्वायरी, की कोई भी कोर्ट जो है ऐसी इंक्वायरी नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ को प्रारंभ करने को बोलते हैं क्या, एम्बार्क। फिर समझिए दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने, ये तो हो गया, इट हैज़ एक्सेप्टेड, ये कोर्ट के लिए आ रहा है, इसने स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या, कि लेजिस्लेचर का जो विजडम है कि क्या चीज़ जो है वो बनाती है कल्चरल हेरिटेज को, उसके बारे में जो विवेक है कि कौन सी चीज़ है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेगी, इस प्रकार की इंक्वायरी कोर्ट तो कर नहीं सकता। तो फिर आप इस झमेले में ना पड़ें और हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को मतलब बचाने में सहयोग करें, इसको हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये बातें हैं इसमें। फिर कह रहे हैं हाउएवर, हालांकि, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, द कोर्ट हैज़ इन एनी वे डाइल्यूटेड, डाइल्यूट का मतलब होता है वीकन करना, कमज़ोर करना। इसका मतलब ये नहीं है कि भी 2014 का निर्णय आया था उसमें बैन किया गया और तुमने इस निर्णय को हटा के अब स्वीकृति दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने किसी भी तरीके से जो पहले की जज का वर्डिक्ट था, पहले की बेंच का वर्डिक्ट था, वर्डिक्ट होता है डिसीजन, जजमेंट, जो पहले की जो बेंच थी उसका जजमेंट है उसको किसी भी तरीके से हमने कमज़ोर कर दिया है उस निर्णय को, ऐसा नहीं है। रीडिंग इनटू इंडियन लॉ द फुल इम्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स इन फेवर ऑफ एनिमल राइट्स, इंपोर्ट का मतलब होता है मीनिंग, अर्थ, और ये रीड इनटू है, इसका मतलब फिलहाल ये है कि तुम कोई अपनी चीज़ का अर्थ किसी और के हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है।
कि आप जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स हैं एनिमल राइट्स के पक्ष में, उसके पूरे मीनिंग को मतलब आप अपना जो इंडियन लॉ है, भारतीय कानून है, उसको आप अमली जामा पहना रहे हैं, उसको रूप दे रहे हैं। इसका एनिमल राइट्स को लेकर जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके अर्थ को लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट जो न्यायालय है वो उसने किसी भी तरीके से पहले की बेंच के वर्डिक्ट को डाइल्यूट किया है या वीकन किया है, और क्या करते हुए जो एनिमल राइट्स को लेकर जो भी उसके फेवर में जो भी इंटरनेशनल रूल्स हैं उसका मतलब तुमने यूज़ नहीं किया है ना, इंडियन लॉ को तुमने उसके अनुसार नहीं ढाला है, ये मतलब है। रैदर इसकी बजाय है क्या फिर? अब ये तो ठीक है, तुमने कहा कि भाई हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पिछले कोर्ट के जो बेंच थी उसके वर्डिक्ट को दरकिनारी कर दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि इट हैज़ डिफर्ड टू द कल्चरल सेंटिमेंट। डिफर का मतलब यहाँ पे है रेस्पेक्ट करना, कि तुमने जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं उसका सम्मान किया है। अंडरलाइंग द लेजिस्लेटिव स्कीम बाय विच स्पोर्ट्स सच एज जल्लीकट्टू, कंबाला, बफलो रेस इन कर्नाटका एंड बुलक कार्ट रेसिंग इन महाराष्ट्र आर नॉट इंटरडिक्टेड बाय द लॉ प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएलिटी। इंटरडिक्ट का मतलब होता है बैन करना या प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध लगाना। तो कह रहा है कि इसकी बजाय इसने सम्मान किया है किस चीज़ का? कल्चरल सेंटिमेंट का। कल्चरल सेंटिमेंट कौन सा? सांस्कृतिक भावना कौन सी? जो अंडरलाई है, जो निहित है किसमें? लेजिस्लेटिव स्कीम में, विधानमंडल की योजना में, बाय विच जिसके द्वारा, स्पोर्ट्स खेल, कौन कौन से खेल? ये वाले खेल। सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। इन खेलों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कानून के द्वारा। कानून कौन सा? जो कि एनिमल क्रूएलिटी को रोकता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि कह रहा है कि इसकी बजाय हमने ये नहीं कहा है कि हम पिछले वर्डिक्ट का दरकिनार करते हैं, हम उसके निर्णय को कमज़ोर करते हैं, बल्कि यहाँ पे हमने सम्मान किया है कल्चरल सेंटिमेंट का। और वो कल्चरल सेंटिमेंट किसके अंदर निहित है? जो भी तुम विधानमंडल के माध्यम से तुमने जो एक का संशोधन किया था, उसमें जो तुमने बताया था कि भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी परंपरा संस्कृति बनी रहे, इसलिए हमें अप्रूवल चाहिए इस खेल के लिए। तो ये जो इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है कि इस इतने प्रकार के जो खेल हैं उनको किसी भी ऐसे कानून के द्वारा जो एनिमल क्रूएलिटी को रोकता है उनके द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, जिसकी वर्ब मीन्स है ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, की कोई भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले, साथ साथ में जो भी संबंधित सरकारें हैं, स्टिल बेयर द बर्डन, वो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, वो अभी भी क्या करते हैं? बेयर द बर्डन। बर्डन, बेयर द बर्डन मतलब अभी भी परिणाम भुगतते हैं, अभी भी कॉन्सिक्वेंसेस को सफ़र करते हैं। टू प्रिवेंट इन्फ्लेक्शन, की वो चाहते हैं कि रोकें कि कोई पेन या क्रूएलिटी एनिमल्स को ना दी जाए। इन्फ्लिक्शन हमने पढ़ ही लिया, इम्पोजिशन हो जाएगा, थोपने की क्रिया हो जाएगी, वो इन्फ्लिक्ट था, ये इन्फ्लिक्शन है, वो इम्पोज था, ये इम्पोजिशन हो जाएगा, नाउन फॉर्म है। दिस की वर्ब है मीन्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और चाहे वो सरकार हैं, उनमें अभी भी मतलब कहें कि वो बर्डन तो उनका है, क्या? कि वो अभी भी अगर चाहें कि एनिमल्स पर क्रूएलिटी या पेन थोपे नहीं, मतलब निर्दयता नहीं होनी चाहिए एनिमल्स के साथ, उनको पेन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ रोकने का प्रयास करने की बर्डन उनके पास, जिम्मेदारी अभी भी है। दीज स्पोर्ट्स ऑल्सो पोज, पोज का मतलब होता है गिव राइज टू, कारण बनना, या कोज कह सकते हो। तो ये जो खेल हैं वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं अनडिनाइबल। अनडिनाइबल का मतलब होता है वेरी सर्टेन, मतलब बहुत ही बिल्कुल निश्चित, जिसको डिनाई ना किया जा सके, जिसको इनकार नहीं किया जा सके। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो खेल हैं वो निश्चित रूप से खतरा पैदा करते हैं, और खतरा किसको है उसके लिए टू लगेगा। किसको खतरा पैदा करते हैं? ह्यूमंस टू, इंसानों को भी इससे खतरा है। टू द पार्टिसिपेंट्स मैनली, विशेष करके उन लोगों को जो कि पार्टिसिपेंट्स है, जो इस खेल में हिस्सा लेते हैं। बट समटाइम्स स्पेक्टेटर्स टू, लेकिन कई बार तो जो दर्शक लोग हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचता देखते ही हैं आप। कई बार आपने देखना गूगल करके या फिर यूट्यूब पर देखेंगे आप वीडियोज़ जल्लीकट्टू के, या फिर स्पेन में ये खेल होता है ना, बुल और मैन फाइट वाला, कि वो कोशिश करता है रेजिंग बुल को करने का, कंट्रोल करने का। तो फिर वो इस प्रकार से उछलते हुए, रेजिंग चूँकि बुल होता है, वायलेंट होता है, तो वो कई बार दर्शक जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी ये एंटर कर जाते हैं, दर्शकों को नुकसान पहुँचता है, पार्टिसिपेंट्स को पहुँचता ही है। तो ये इसका मतलब है। दीज स्पोर्ट्स, इसकी वर्ब पोज है।
ऑल्सो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। एन है वो डिटर्मिनर है। अनडिनाइबल है वो एडजेक्टिव है, एबल आ रहा है इसलिए भी, और हैजर्ड नाउन है, इसके पहले मॉडिफायर है इसलिए भी। और हैजर्ड किसके लिए है, खतरा किसके लिए है, उसके लिए टू लगेगा। फिर कह रहा है इट मे बी टाइम, अब समय आ चुका है शायद। इट मे है वो संभावना बताता है, तो शायद अब समय आ चुका है फॉर ऑर्गेनाइजर्स, जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं इस खेल को उनके लिए, टू मैंडेट का मतलब है कंपलसरी करे, जरूरी बनाए, टू मेक नेसेसरी, कि वो जरूरी बना दे क्या, प्रोटेक्टिव गियर होते हैं सुरक्षा कवच, या क्लोथिंग ऐसी हो, कपड़े ऐसे हो जो सुरक्षा प्रदान करे आपको। तो अब समय आ चुका है शायद कि ऑर्गेनाइजर्स को प्रोटेक्टिव गियर्स को क्या करना चाहिए, ज़रूरी कर देना चाहिए पार्टिसिपेंट्स के लिए, है ना। और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स रूल्स, और कानून जो है, रूल्स जो हैं वो सख्ती से लागू करें, किसके लिए, कि प्रॉपर तरीके से बैरिकेड्स लगे हों ताकि जो दर्शक देखने आए वो सुरक्षित रहें। कल्चरल अजर्शन का मतलब आपने एक क्लेम किया है, दावा किया है कि संस्कृति हमारी बचानी है, संस्कृति को लेकर इस खेल को आप अनुमति दीजिए, तो ये कल्चरल अजर्शन है। और काइंडनेस टू एनिमल्स है, और जो दया है एनिमल्स को लेकर। एंड एडहेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, और जो पालन करने की बात है सेफ्टी नॉर्म्स का। एडहेरेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, पालन, एडहेर के साथ टू लगता है, ध्यान रखिए। तो एक तो कल्चरल अजर्शन, दूसरा है एनिमल्स के प्रति काइंडनेस, तीसरा है सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना। नीड नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनको आवश्यकता नहीं है कि आप केवल एक्सक्लूसिव मतलब एक ही काम करो, सारे ही करने पड़ेंगे आपको एडहेरेंस भी करना पड़ेगा, सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एनिमल्स के प्रति काइंडनेस भी दिखानी है, आपको संस्कृति की जो तर्क दिया है आपने उस संस्कृति को भी बचाना है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।